नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेजबान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आज एक बार फिर पंजाब पर, मरकज पर पीटीआई के गंदापुर साहब जो हैं वो हमलावर होने जा रहे हैं। मैं तारीख और सियासत के एक दानिशजू के तौर पर ये कहने में बिल्कुल मुझे आर महसूस नहीं होती कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, दंगा मुश्ती की, गालम गलोच की, इंतशार की, इफ्तराक की, वो बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है। वैसे तो ये है कि उनकी जो सियासत है वो रोज़े अव्वल से ही गंद मचाने, सियासत में, मुआशरत में, मईशत में तबाही बर्बादी फैलाने के लिए थी और वो उसमें बड़े हद तक कामयाब हैं। साल से ज़्यादा हो गया है वो जेल में है और मुझे नहीं समझ आती कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को किस तरह अपनी पार्टी चलाने की सहूलत फराहम की जा सकती है। इमरान खान साहब को ये सहूलत दी गई है कि वो जेल में अपनी मर्जी के, अपनी पार्टी के लीडरों को बुलाते हैं, उन्हें हिदायत देते हैं, उनके पैगामात, उनके रियासत को ललकारने की बातें हमारे मीडिया की हेडलाइंस बनती हैं और वो फिर अपनी प्रॉक्सीज को, गंदापुर जैसी शख्सियात को, अपने वकला की जो लीडरशिप है उसके ज़रिए मुसलसल सियासत को, मईशत को, मुआशरत को इफ्तराक और इंतशार का शिकार बनाने पर तुले बैठे हैं। पंजाबी कहते हैं ढाई टोटरू नहीं निकलते, चंद बंदे भी उनके नहीं निकलते, लेकिन हुकूमत जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है। 10 बंदों को रोकने के लिए 100 बंदों की जो इंतजामी मशीनरी है वो हरकत में आती है और लाखों शहरी जो हैं वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये हमारे हुक्मरानों की किस किस्म की हिकमत अमली है कि एक गंदापुर जैसे गंदे और गलीज सियासतदानों को, जो सियासत के नाम पर दबा हैं, उनको किस तरह इजाज़त दी जाती है कि वो पलेरान कभी मरकज पर, कभी सूबा पंजाब पर हमलावर हों और वो खुलखुला के कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आज फिर वही हो रहा है। तुम्हारे साथ आज शरीके गुफ्तगू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन सियासतदान जनाब शाहिद महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के सीनियर तजियाकार और जर्नलिस्ट जनाब इजाज अहमद भट्ट साहब, और कालम निगार हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छे राब्ते रखते हैं, अंदर की खबर रखते हैं, जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब। आप सबका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। शायद महमूद भट्ट साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरा ये कैलकुलेटेड ओपिनियन है कि आपकी जो हुकूमत है मरकज में या पंजाब के अंदर, वो गंदापुर जैसे गंदे सियासतदानों को, इमरान खान जैसे मुजरिम सियासतदानों को टैकल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। 2.5 बंदे नहीं उन्होंने निकलते तो पूरा सूबा, पूरा मरकज, पूरा इस्लामाबाद आप चौक कर देते हैं। आज भी 4 सूबों में वो आपने रेंजर्स तलब की हुई है, वो जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो मुअत्तल हैं, ये जीटी रोड बंद है, वहां पर नाके लगे हुए हैं, मोटरवे बंद है। ये क्या क्या मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, आपकी हुकूमत कर रही है। वो जेल के अंदर बैठा हुआ जो इमरान खान है वो 2 तोले की जुबान लाता है, गंदगी फैलाता है और उसकी बदबू के भबके जो है उसकी गंदगी के मरकज और सूबे में फैल जाते हैं। तो क्या आपकी हुकूमत कर रही है ये? फर्स्ट साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं बहुत बड़ा हैरान हूँ कि आप माशाल्लाह मेरे साथ अपने बड़े प्यारे जो जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट भी मेरे भट्ट साहब बिठाए हैं। ये भी एक नई चेंज है कि सारे हम लोग इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं और इस इश्यू पे जो आपने बात की है। पाशा साहब, सबसे पहली बात, सोचने वाली बात ये है पूरी कौम के लिए कि लम्हा फिक्री है
कि अभी हमारे फरवरी में इलेक्शन हुए हैं जी 7 महीने हमें हमारे इलेक्शन को गुजरे, टाइम नहीं अभी हुआ। जी प्राइम मिनिस्टर, हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा वो पॉलिसियां दे रही हैं जिनका अब असर जो है ना इतनी तेजी से आवाम तक जा रहा है कि लोग खुश हो रहे हैं कि यार देर आए दुरुस्त आए। अच्छा भट्ट साहब एक सेकंड, आपने ये बात देखिए नाज़रीन, मैं ये बिल्कुल यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, मईशत का टर्न अराउंड किया है, और मरीम नवाज साहिबा सूबा पंजाब के अंदर अवामी खिदमत के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। Having said that, लेकिन ये गंदापुर और गंदी सियासत को पीटीआई की टैकल करने में ये कामयाब नजर नहीं आ रहे, उस पर बात। सर मैं बश साहब, आपने बिल्कुल बात जो हमारे दिल की है, जो आवाम की बात है, उसकी आपने बिल्कुल तर्जुमानी की है। मैं सर यही कहना चाहता था कि जो आपने बात कर दी कि लोग अब तरक्की की सफर जो तय करना शुरू हुए हैं, और ये जिस तरह आपने बताया कि कुछ ऐसे लोग, ये ऐसी ये पार्टी वो जो नहीं चाहती कि इस मुल्क की मईशत को फिर हम ऊपर लेके जाएं, वो नहीं चाहती कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए, वो नहीं चाहते कि लोगों को रोजगार मिले। खुद तो उन्होंने पहले बड़ा गर्क किया। अब सर डिस्ट्रक्शन का जो माइंड जिस बंदे का होता है उसकी कोशिश होती है कि मैंने किसी न किसी तरीके से इनको डिस्ट्रक्ट करना है। डिस्ट्रक्शन वो पार्टी हमारी नहीं कर रही या हुकूमत की नहीं कर रही, मैं हुकूमत से ज्यादा तर्जुमानी पाकिस्तान की करूंगा कि ये पाकिस्तान हमारा है, सबका पाकिस्तान है। और ये जो हरकत इन्होंने शुरू कर दी है कि जी हमने पंजाब के ऊपर आके हमला करना है, जी हमने पंजाब के ऊपर आके अटैक करना है, सर ये कितनी बड़ी बात है कि बड़ा भाई पंजाब जो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, हर लिहाज से पंजाब जो है सेक्रीफाइस करता है, तमाम सूबों को साथ लेके चलता है। और ये चीज हमारे लिए बायस ये शर्मिंदगी है कि लोग जिस तरह आप बता रहे हैं, मैं खुद मोटरवे में बता रहा हूँ कि मोटरवे हमारी बंद हो गई, कितना नेशनल लॉस हो रहा है हमारा। यकीन जानिए कल हमारे डस्के में हमारे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी गए, टास्क फोर्स के गए, हम किसान कार्ड लोगों में तकसीम कर रहे थे। जिम्मेदार खुश थे कि हमें अच्छी पैकेज दे रहे हैं, जरिए इस्लाहत के आ रहे हैं। एमएनएस को लेके गए लोगों को, रात हमने पूरी भरपूर कैंपेन चलाई कि लोग खुश हैं कि हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत डिलीवर कर दी। लेकिन सर ये बदकिस्मती है, पहले भी ये हुआ था जब सी पैक्स हमारा शुरू हुआ था, चीन के सदर साहब ने आना था, उस वक्त भी धरना अलामत बन गई जी कि हमने धरना देने हैं जी, और ऐसे मुल्क को होने वाली है। अब यही हुआ सर, पहले इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा जो आईएमएफ के साथ डील हो रहा है जी $7 अरब पैकेज डॉलर का, उसको भी किस तरीके से हमने पूरी दुनिया में इन्होंने लॉबिंग की, पूरी इन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाकर लॉबिंग की कि पाकिस्तान के साथ ये ना करे, ये ना करे। ये पाकिस्तान की दुश्मनी में इतनी आगे निकल चुके हुए हैं। ये मैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा कि उनकी दुश्मनी में कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की दुश्मनी में कर रहे हैं। तो इसलिए सर जहां तक आप कहते हैं कि हुकूमत फेल हो गई है इनको कंट्रोल करने में, हुकूमत बिल्कुल कंट्रोल करने में फेल नहीं हुई। हुकूमत नहीं, आपके पास कुछ नहीं है सर, उनकी फर्स्ट नहीं है, बताता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी टोटरू जो है वो जब चाहते हैं सर में मरकज और पंजाब को चोक कर देते हैं। क्या कर रही है मैं यकीन से कहता हूं, मैं अपने दावे से कहता हूं कि मेरे हल्के में या डस्के से 100 कार भी मुझे नजर नहीं आई। नहीं आ सकती है, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी कि 2.5 टोटरू होते हैं, लेकिन सर वो नुकसान इसलिए करना चाहते हैं। मैं ये अब आप जो कहते हैं हुकूमत ने काम हो गई, हुकूमत चाहती है कि पहले हम अच्छा काम करके लोगों को दिखा दें। नहीं भाई साहब, ये उसके बाद साहब को लेते हैं इनको जो डिस्ट्रक्शन साहब के पास कोई बात नहीं है अपनी हुकूमत की इस हवाले से नालायकी और उसको डिफेंड करने में, इनके पास कोई नहीं है। ये जितनी बातें कर रहे हैं ये साबित हो चुकी हैं कि इमरान खान और पीटीआई का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। जब भी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है तो ये धरने देते हैं, ये पुरानी बात हो चुकी है। आप क्या कर रहे हैं इनको टैकल करने के लिए? होगा ना, पूछते हैं भट्ट साहब भी बताते हैं, ये नाकाम है। ये 2.5 टोटरू को कंट्रोल करने के लिए 100 बंदों की सरकारी मशीनरी जो है वो हरकत में लाते हैं और लाखों शहरियों को मुसीबत में डाल देते हैं। तो ये क्या हिकमत अमली हुई जी?
जी, मैं इस हवाले से आपको बताता चलूं, मैं एज ए जर्नलिस्ट ओवरऑल अगर पाकिस्तान की सूरत हाल को देखता हूं तो उसमें हम सबसे पहले तो ये देखें कि तर्ज सियासत क्या है। देखें, हमारे मुल्क में ऐसा भी हुआ है कि एक वजीर आजम को कत्ल कर दिया गया, एक वजीर आजम को फांसी दे दी गई, एक वजीर आजम को दहशतगर्दी में कत्ल कर दिया गया, लेकिन हमें कभी भी किसी पार्टी की तरफ से ऐसा रिएक्शन नजर नहीं आया कि जिसमें आप कहें कि हम अपने तमाम जो 205 इंस्टॉलेशन है, अपने फौजी जो हमारी इंस्टॉलेशन है, जो हमारी कौमी ऐसी इंस्टॉलेशन है जो दफाए वतन के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर लोगों को भेजा गया, वहां आग लगाई गई, गिराव जलाओ किया गया, उसके बाद रिएक्शन जो हुआ। लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूं कि देखें, बात यह है कि तर्ज सियासत पे हमें बात करनी चाहिए कि मुख्तलिफ जो जमातें उन्होंने तर्ज सियासत कैसी रखी। अब जो पीटीआई की तर्ज सियासत है उनमें आप देखें कि पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनमें वुकला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब मैं उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता हूं तो वो क्या पोस्ट होती है, वो कहते हैं जी देखें ये मेरी पोस्ट है कि फैसलाबाद में 4 नौजवान पुलिस को डंडे मारे हैं, ये मेरी पोस्ट है कि गंडापुर जो है वो अपने साथ मशीनरी लेके आए कि हम पंजाब को तहस नहस कर देंगे, ये मेरी पोस्ट है कि ये देखें पाकिस्तान के किसी फौजी को फलां जहां पे आम पब्लिक जो है उन्होंने रोक के बदतमीजी की, ये मेरी पोस्ट है कि पाकिस्तान में फलां जगह पे जो पाकिस्तान के अकाबरीन है उनके नामों को पामाल किया गया। अब कहने का मतलब ये अब मौजूदा सूरत हाल देख रहे, 5 अक्टूबर को क्या है, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, जो उनके बानी हैं, उनकी सालगिरह है। अब सालगिरह पे तो हमने तो हमेशा से यही देखा है कि खुशियां मनाई जाती हैं, केक काटा जाता है। ये पहली जमात है कि जो अपने लीडर की सालगिरह के मौके पर रोना चाहती है, पीटना चाहती है और आवाम को परेशान करना चाहती है। बात यह है कि आप एहतजाज करें, पूरा मैंने एहतजाज करें, बड़े तरीके, आपके पास सोशल मीडिया की बहुत बड़ी टीम है, आपके पास दूसरे बहुत सारे मौके मौजूद हैं, आप सड़कों के इर्द गिर्द आप इमरान खान की तस्वीर लेके खड़े हो जाए। मेरा ख्याल है कि अगर लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ है, मैं आपको बताता हूं कि आप लाहौर के 8-10 जगहों में खड़े हो जाए, आपकी कवरेज भी हो जाएगी और आपके लीडर की जो आप चाहते हैं वो भी है। लेकिन नहीं, आपका एम यह है कि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा हो, पाकिस्तान की इंतशार पैदा हो, पुलिस को मारे, फौज को मारे। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी ये जो 4 शहरों में जो सिक्योरिटी के खदशात के बायस दफा 144 लगाई गई है और रेंजर्स को भी तलब किया गया है। लाहौर में भी 3 कंपनियां इस हवाले से जो है वो रिजर्व भी रहेंगी और अलर्ट भी रहेंगी रेंजर्स की। और इसके अलावा पूरी लाहौर पुलिस को दूसरे तमाम जो काम है वो छोड़ छाड़ के कहा गया है कि आपने इनकी प्रोटेस्ट को, धरने को या किसी भी लेवल पे ये बाहर निकलता है इसको रोकना है। तो भाई साहब ये कामयाबी नहीं है पीटीआई की? नहीं, ये देखिए उन्होंने आपको काम, हुकूमत पूरी को काम पे लगा दिया। नहीं, ये देखिए इसमें ये मामला गवर्नमेंट की ये सिफारिश होती है ना, उन्होंने कंट्रोल तो असल में हुकूमत का काम क्या है, रिट कायम करना। रिट कैसे कायम होगी कि अगर कोई एहतजाज करता है तो एक गमला भी ना टूटने दिया जाए। तो गमला तब नहीं टूटेगा कि जब पीटीआई के या जो एहतजाज करने वाले उनको सामने नजर आएगा कि अगर हमने गमला तोड़ा तो उसके बाद हमारा सर भी फोड़ा जाएगा। तो ये एक आप समझे कि जैसे तदबीर ऐसी की गई है। मेरा ख्याल है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मार रोड से होके आया हूं, पहले कुछ अर्सा पहले थोड़े कोई 1-2 घंटे पहले जुम्मे के बाद कुछ ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो हमने जाके पता किया तो वो नबीना का जो एहतजाज था उसकी वजह से थी। मुझे पीटीआई के ना प्रेस क्लब के बाहर कोई लोग नजर आए हैं, ना मुझे मार रोड पे नजर आए हैं, ना मुझे जेल रोड पे नजर आए हैं। हाँ, केपीके से लोग निकल रहे हैं क्योंकि केपीके में उनको वजीर आला और प्रोटेक्शन के साथ निकाला जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एहतजाज करें, लेकिन मौका महल भी देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो लोग आते हैं यहाँ कि यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस होती है या किस तरह का इवेंट होता है तो आप उसको कहते हैं कि हमने तहस नहस कर देना है। और आप अपने इमरान खान की अगर आप सालगिरह मनाना चाहते हैं तो उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से मनाया जा सकता है। ये कोई तरीकाकार नहीं कि आप मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहें या मुल्क में तोड़ फोड़ करें जिसकी वजह से अवाम भी परेशान हो और सारी ओवरऑल जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसियां वो भी परेशान हो। आपने भट्ट साहब सिक्योरिटी एजेंसी की बात की तो अहमद जवाद भट्ट साहब सर, आईएसआई की क़यादत तब्दील हुई है रिसेंटली जी, तो उससे आप क्या समझते हैं कि हमारे ये जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस पर क्या असर पड़ेगा या पड़ना चाहिए? देखिए पाशा साहब, जो नए सरबराह आए हैं उनका जो प्रोफाइल सुना है वो सोर्ड ऑफ द ऑनर है। उनके वालिद मोहतरम में आर्मी कोर कमांडर पिंडी थे, रिटायर, और जीएम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल, और वो अच्छी शोहरत के हामिल थे और एक ट्रू सोल्जर थे जी।
खानदानी लोग हैं, वो ज्यादा सुन रहे हैं, तो वो खिदमत हलक के ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट वगैरह चला रहे हैं उनके वालिद। इनके आने से एक फर्क पड़ेगा, जो झूठ ये बदअमनी जो फैलाते हैं ना लोग, उनको फैंटी चंगी लगेगी। अच्छा। नदीम साहब, लेकिन अहमद जवाद साहब जो अपने शाहिद महमूद भट्ट साहब की पार्टी है, उसमें मुझे कोई करंट नजर नहीं आता। जो मर्दाना ताकत होनी चाहिए, इस तरह के लोगों को, गंदापुर जैसे लोगों को, सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी अंदर रियासत के खिलाफ कोई भी काम करे उसको झगड़ा जाए, उसको कानून की गिरफ्त में लेके आए। मलक साहब के आने से ना अदारे के अंदर मुल्क के बॉर्डरों पे देखे, बलोचिस्तान के हालात, उस सरहद के जो बॉर्डर अफगानिस्तान के इश्यूज हैं, उस पे काफी हद तक ना मामला बेहतर होंगे और अदम इस्तेकाम भी काफी हद तक खत्म होगा। ओके। मलक साहब बड़े, नदीम अंजम साहब चले गए, वो जाते हुए कई सवालात छोड़ गए हैं। अच्छा। उनका आना, जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का फड्डा बन गया जब वो आए। ठीक है। कहा यह जाता है, शायद दुरुस्त हो, कि उनके तैनाती में कोर्ट फील्ड मार्शल का सामना करने वाले साबिक DGI जनरल फैज हमीद का हाथ था। अच्छा। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को मोटिवेट किया और उनकी तैनाती अमल में आई। उनके दौर में सानहात भी काफी हुए और संगीन हुए। हाँ, इमरान खान पर कंटेनर हमला, अरशद शरीफ की शहादत, सानिया 9 मई बहुत बड़ा हादसा हो गया, और वो रिटायर तो पिछले साल ही हो गए, तो सीशुदा मुद्दत थी उनकी, वो पूरी करके चले गए। उन पे बहुत कुछ लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, अभी तो उनको गए थोड़ा वक्त ही हुआ, चंद दिन हुआ, लेकिन नए जो आने वाले हैं वो काफी प्रोफेशनल की बेहतरी की मुल्क के लिए, कौम के लिए उम्मीद रखनी चाहिए, तो वो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। हमारी दुआएं अफवाज पाकिस्तान। शाहिद महमूद भट्ट साहब, आपकी पार्टी से तो कुछ नहीं हो सका, वो आइन में जो तरमीम करना चाहती थी वो नहीं अभी तक कर सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला सुना दिया है, जिससे पार्लिमान की जो बालादस्ती है वो कायम हो गई है। नाज़रीन, ये बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिससे मैं समझता हूं कि पार्लिमान की जो बालादस्ती है वो मुस्तहकम हो गई है। तो शायद महमूद भट्ट साहब से पूछते हैं कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत आइन में जो तरमीम लाना चाहती है वो लाने में कामयाब हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल, वो तरमीम जो चाहती हैं वो कोई अपने ज़ाती मकासद के लिए नहीं, ये पहले हम वाज़ह करते, वो एक मुल्क के लिए, एक पार्लियामेंट के लिए, उस इदारों के लिए, सबके लिए जो जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो लेके आ रहे हैं। और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि विद इन दिस मंथ, अक्टूबर में, वो इंशाल्लाह वो भी रिफॉर्म्स आ जाएंगी, और वो बड़ी खुश सलूबी के साथ पार्लियामेंट भी उनको, सारे जो हमारी कोलीग्स हैं, जो जितने हमारे साथी हैं, पार्टीज हैं, अलायंसेस हैं, वो इंशाल्लाह उसमें सपोर्ट करेंगे, हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। अब जहां तक ये 63A की जब बात कर रहे हैं, जो उसने कोर्ट ने जो है उन्होंने बिल्कुल उसको कालतम करार दे दिया है, तो ये मैं कहता हूँ ये कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को एक जो है बहुत सपोर्ट किया है कि जी ये इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये सर, मुल्क इसी तरह चलते हैं जब आपके तमाम अदारे आपस में इकट्ठे होकर चले, एक पेज पर होकर चले। हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, आइन वो बनाती है। अब आईनी अदारे को आप जब पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सपोर्ट करेगी, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी एक पेज पर होगी, तो यकीनी तौर पर मैं ये कहता हूं कि मुल्क में हर चीज जो है और लोग समझते हैं कि ये एक पेज पर है और हम ये कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम वक्फे में जाने से पहले शाहिद महमूद साहब से पूछ रहे थे कि इनकी हुकूमत तो अभी तक तरमीम लाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तारीखी फैसला देखकर सुप्रीम जो पार्लिमान की जो बालादस्ती है उस पर मोहर तस्दीक फिट कर दी है। तो हम इजाज भट्ट साहब से पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी इजाज भट्ट। जी देखिए, असल में जो जुडिशरी का मामला था ना, कहा यही जा रहा था
क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन जो थी ना इमरान खान और पीटीआई की, वो यही थी कि नवंबर में ये जो है ना इमरान खान साहब को बाहर रिहा करने के हवाले से जुडिशरी जो 8 जजेस तैयार बैठे हुए हैं, तो ये उनके पास सारे इख्तियारात आ जाएंगे। तो उससे पहले हुकूमत ने भी अपनी मनसूबाबंदी की। असल ये तरमीम जो है ये वो मनसूबाबंदी है, ये मनसूबाबंदी है, क्योंकि हमने किसी पार्टी को तो नहीं देखना, हमने देखना है कि दोनों तरफ से क्या प्लानिंग की जा रही थी। पीटीआई की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही थी कि ये वाले जो चीफ जस्टिस चले जाएंगे और उसके बाद जो सेकंड है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उनके साथ मिलके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अवामिल पैदा किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये हुकूमत ने जो है वो तदबीरें जो है ना इख्तियार की, जिसमें ये पहली तदबीर ही है ये, जिसमें 63 वाला जो मामला है। इसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि 30 से 40 पीटीआई के ऐसे एमएनएज हैं जो अब हुकूमत को वोट देंगे, और जब वोट देंगे तो मौलाना फजलुर रहमान की भी जो वो आप कह रहे थे ना, वो भी वक़्त खत्म हो जाएगी और उनको भी जैसे समझे कि दही में से ना या दूध में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। मक्खन से बाल के मैं इसलिए आप मेरी बात नहीं समझे, मक्खन से बाल बड़ी आराम से निकल आता है। अच्छा, दही और दूध में से ढूंढ के निकालना है। मौलाना साहब को बहुत टाइम दिया, बहुत वक़्त दी, लेकिन वो नहीं वो माने, तो फिर उनको मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और मैं आपको बताता चलूं, अगले 2.5 साल की प्लानिंग कर ली गई है। इमरान खान साहब को इसी सूरत हाल में इन्हीं यानी समझे कि इन्हीं बिस्तरों में इन्हीं नंबरों में रखा जाएगा और पीटीआई भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन अरबाब इख्तियार ने यह फैसला कर लिया है कि IMF से हमने जो 7 अरब रुपए की जो $7 अरब की जो ग्रांट लेनी है, ये अगले 2.5 से 3 साल में जो लेनी है, इस 2.5-3 साल की गारंटी दे दी गई है कि मुल्क में हालात कोई इंतशार की तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नून ने इनके छोटे से एहतजाज को बहुत बड़ा लिया है, लेकिन आप ये समझे इनके 10-15 लोग भी बाहर आ जाए ना, तो वो जिस तरह की गलाजत बयान करते हैं, उसके लिए यही अब प्लानिंग की गई है कि इसको शुरू में ही अलग अलग इलाकों में ही स्लब कर दिया जाए। इनको इकट्ठा होकर एक बड़े जुलूस व एक बड़े मजमे की सूरत में इकट्ठा ना होने दिया जाए, इनको छोटी छोटी टोलियों में ही डिवाइड कर दिया जाए, ताकि मुल्क और मुल्क से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई ऐसा एहतजाज नजर आता है, तो ये होता है कि तारकीन वतन जो है ना पाकिस्तान के, वो फिर इसको बड़ा वीडियोस में और टिकटॉक पे शेयर करते हैं कि देखे जी हमारी पार्टी ने ये कर दिया। अब वो देखे जितने तारकीन वतन है खुद बाहर बैठे हुए हैं और जो मुश्किलात है वो हम लोग यहाँ जो बैठे हैं झील रहे हैं। अब एक ऐसा रास्ता पैदा हुआ है कि ये मुझे पहली दफा देखे, ये भी आप साथ में याद रखें, 44% महंगाई कम हुई है। सब्जियां मुझे पिछले 2 महीने पहले 400 से नीचे, मैं खुद लेके आता हूं, 400 से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही थी। अब आप बाजार में जाते हैं, खाते हैं, सब्जियां भी खानी पड़ती हैं कभी कभार। तो कहने का मतलब है कि अब 100, 125, 150 किलो रुपए में जो है ना सब्जियां मिलनी शुरू हो गई हैं और भी बहुत सारी चीजों की कीमतें नीचे आई हैं। तो ये स्टेबिलिटी है। आप स्टॉक एक्सचेंज का लेवल देखें, 80,000 से ऊपर चली गई। तो ये ऐसे अशारिये हैं जो आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके ऊपर एतबार किया जाने लगा है और इसके अलावा आपके मुल्क में भी जो है महंगाई कम हुई है और कारोबारी जो तबका है उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला है और आगे जाके मजीद रिलैक्स मिलेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं, थोड़े अरसे के बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये जो बिजली की जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं, जो हमारा खून निचोड़ रही थी, इनके हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान ने एक फैसला कर लिया और उनको काफी हद तक इस हवाले से कायल भी कर दिया गया कि अगर आपने ये वाली हमारी बात ना मानी तो ये अवाम आपकी कंपनियों के अंदर दाखिल होके आपको गिरेबानों से पकड़ लेंगे। तो कुछ हद तक वो राजी हो गए, आपको 1-2 महीने तक से भी एक मुस्बत नताइज आएंगे। तो ये सारे नताइज ये बता रहे हैं कि अब हमारे मुल्क में इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए रेंजर्स का देखें, रेंजर्स के हवाले 4 शहरों में कह दिया गया कि लाहौर, अटक, सरगोदा और रावलपिंडी में 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज रहेगी। ये ऐसे नहीं कहा गया, ये इसलिए किया गया कि एक जो है ना एक ऐसी पॉलिसी या एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि अगर पीटीआई की तरफ से शदीद एहतजाज का ऐलान होता है तो मुखालफत में उनको शदीद जो है ना रिएक्शन और मुज़ाहमत भी नजर आए। इसलिए अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको बड़े मजमे में इकट्ठा होने दिया
दिया जाएगा। और जहां तक गंडापुर शाह की बात है, मैं आपको बताता चलूं, उनके साथ भी जब उनको 8 घंटे रखा गया है, ये डील हो चुकी है कि आपने ऊपर से मौला जट बने रहना है, अंदर से आपने हमारा मातहत ही रहना है। तो अब वो इसी तनहा पे काम करेंगे। रोजाना आपको नवाज वो मौला जट वाली और नूरी नत वाली डायलेक्ट सुनाएंगे, लेकिन रात को बीगी बिल्ली बने नजर आएंगे आपको। तो इसलिए हमें इस हवाले से अब काफी हद तक मुतमिन हो जाना चाहिए कि ये जो एहतजाज की जो कालें बार बार दी जा रही हैं, अब इनका इंपैक्ट उस तरह नहीं होगा जैसा पहले होता था। सर जवाब भट्ट साहब, सर पंजाब में हेल्थ के हवाले से अच्छा काम हो रहा है, जी जी लेकिन ये मरियम बीबी ने जो ट्रांसफर पोस्टिंग के टोटल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं, जी, आप समझते हैं कि ये अच्छी मैनेजमेंट है महकमा सेहत की? यानी देखिए ना, ये वजीर आला का काम तो नहीं है ना कि छोटे छोटे अफसरों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उसका इख्तियार अपने पास ले ले। जी जी पाशा साहब, गुजारिश ये है, मार्च के महीने के करीब तकरीबन इन्होंने इख्तियारात तबादलों पर पाबंदी लगा दी, वज़ीर आला सेक्रेटरीट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब मसला ये आ रहा है, तो जो बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट में, रूरल हेल्थ सेंटरों में जो डॉक्टर साहबान लेडीज या जेंट्स काम करते हैं, लेडीज का इशू ये है, तो जिनके फौजी अफसरान के साथ शादियां हुई हैं, किसी फौजी अफसर का तबादला बावलपुर, मुल्तान किसी जगह हो जाता है, वो अपनी बेगम को, बच्चियों को साथ लेके नहीं जा सकते, उधर सीट खाली भी हो, चूंकि 6-6 महीने तक फाइलिंग केस निकलते सारा वज़ीर आला सेक्रेटरी। लेकिन उधर वज़ीर आला सेक्रेटरी, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के सेक्रेटरी जो हैं वो साजिद जफर डाल साहब है, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी मिसेज जो हैं वो नादिया साकिब साहबा हाल ही में तैनात हुई हैं। उनसे ये दरखास्त है, तो जो जितनी जल्दी हो सके ये जो लेडी डॉक्टर साहबान है ना, उनकी समरी जो है ये इम्प्रूव कर दे, बल्कि ये तबादला वैसे ही वापस ले लेना चाहिए, नोटिफिकेशन ही कि भाई चीफ मिनिस्टर ही करेगा। चीफ मिनिस्टर, ये तो एक रूटीन होनी चाहिए। 70 है, इसका तो इतना नहीं बड़ा। और फिर ये है कि ये हुकूमत का कानून भी है कि शोहर जिधर होगा मिसेज उधर जाएगी, लॉक पॉलिसी के तहत। ये तो रूटीन में होना चाहिए। इसमें तो जी, वो अभी हाल ही में तैनात हुई हैं नादिया साकिब साहबा, बड़ा अच्छा उन्होंने काम पहले जिस जगहों पे तैनात रही हैं कर रही थी। ड्रग के चीफ जो डीजी ड्रग हैं मोहम्मद सेल साहब, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे सूबों की निस्बत। यहाँ जैली अद्वियात, इंडियन वगैरह, ये काफी हद तक कंट्रोल। एसओ फार्मेसी उनके साथ हैं सादुल्ला खान, वो भी बड़ा मुतरक नौजवान है, काम दयानतदारी से ये कर रहे हैं। ड्रग का काफी हद तक कंट्रोल है। ये जो 2 नंबर मेडिसिन से अमवात बहुत ज्यादा हो रही थी, सिरप वगैरह, दूसरे सूबों की निस्बत यहाँ केसेस भी बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए, वज़ीर आला साहबा से हमारी दरखास्त है, तो ये नोटिफिकेशन वापस ले लें, ताकि रूटीन में तबादले जो है वो होने चाहिए। पहली सबसे बड़ा मसला है, तो देहातों में डॉक्टर से बांध जाते ही नहीं, मतलब कोई दूर दराज इलाके में BHU है या RIC है, उधर जाता ही नहीं कोई। अगर कुछ जाना है या आने में कोई दिक्कत हो, तो वो तो नौकरी छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, जिधर पैसा भी अच्छा कमाया जा सकता है। तो उनकी मेहरबानी है, गरीब आदमी का यही सहारा है ना, तो सरकारी अस्पताल है, उसको उनको और इलाज की बेहतर सहूलत मिलेगी, तो अवाम भी खुश होगी ना इन पे। शाहिद महमूद साहब, जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपके इलाके में ही वो जो यूनिवर्सिटी, नारोवाल यूनिवर्सिटी खुली है, और इससे पहले एहसन इकबाल पर PTI के दौर के अंदर मुकदमे इसी बुनियाद पर कायम हुए थे, आप इसको किस तरह इवेल्युएट करते हैं? भाई साहब देखिए, नारोवाल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना जी, दैट इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान, बॉर्डर के साथ लगता है। देयर वाज अ टाइम, पहले वो इट वाज द पार्ट ऑफ सियालकोट, हमारे सियालकोट का ही एक तहसील होती थी। फिर 90 में वो उसको हमने डिस्ट्रिक्ट जो है ना अलग डिक्लेयर कर दिया गया मियाँ साहब के दौर में। उस वक्त यकीन जानिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, आई विजिटेड सो मेनी टाइम्स, क्योंकि मेरे सियालकोट के साथ डिस्ट्रिक्ट वही है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई वहाँ कोई ऐसा धारा नहीं था, कोई यानी कोई यूनिवर्सिटी छोड़े, को कॉलेज भी अच्छा तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन एहसन इकबाल साहब
जब से आए हैं उसने यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेज भी ऑलरेडी वहाँ बन चुका हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने विक्टिमाइज भी हुए, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया, लोगों को फैसिलिटेट किया गया। अब करतारपुर में जो एक लिंक रोड हम दे रहे हैं मोटरवे के साथ, इनको एक और दे रहे हैं, हसन इकबाल साहब की वो भी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मोटरवे को पहले, चूंकि वहाँ मोटरवे नहीं जाती नारोवाल, ठीक है, ये मरीदके से हम जो हमारी लाहौर सियालकोट जो मोटरवे बनी है वो मरीदके से इन्होंने लिंक करना है उसको जी, एक वो शुरू हो गया है नारोवाल से जी। वो अब तरक्की की सफर जो है ना, मैं कहता हूँ ऐसे ही बनता जा रहा है नारोवाल भी, जिस तरह एक लाहौर एक मॉडल सिटी आपको नजर आता है, नारोवाल भी उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू किए हैं। मैं इस सेंस में कहता हूँ सर कि अगर आपको दूर दराज के इलाकों के बच्चों को अगर तालीम हासिल करने के लाहौर आना पड़े, नौकरी के लिए भी वहां आके लाहौर आना पड़े, इलाज के लिए भी लाहौर आना पड़े, तो फिर एक लाहौर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। ओके, ठीक है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी यही पॉलिसी है, जिस तरह अभी भट्ट साहब बात कर रहे थे कि हम उसी गांव में, BHU में, रूरल हेल्थ सेंटर में, तहसील हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी वही फैसिलिटी दें जो ऑलरेडी हम लाहौर बड़े शहरों में दे रहे हैं, ताकि लाहौर का बोझ कम हो, लाहौर में लोगों का पेशेंट का आना कम हो, और वहां भी यानी CT स्कैन मशीनें जा रही हैं, डायलिसिस सेंटर जा रहे हैं, हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इस तरह एजुकेशन में भी बेशुमार जो है चेंजेस जो हैं, जो आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बल्कि उन्होंने जो पहले यूनिवर्सिटी बनाई इसका कोटा बढ़ाया है जी, यानी सीटें भी बढ़वाई है कि जनाब हमारे जो देहाती बच्चे हैं। अब देखें, मैं आपके इल्म में एक और बात जानना चाहता हूँ, अभी जो मेडिकल के बच्चियों का जो अपने टेस्ट हुए हैं, उसमें जो टॉप जिसने किया है वो पता कहाँ से है? वो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के शकरगढ़ की तहसील में बच्ची है, एक रूरल एरिया से, जिसने टॉप किया। इट मीन्स कि ब्रेन इज देयर, अगर आप उनको मौका दें तो वो आपके लिए और भी जो ना जो वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। तो ये बड़ी, मैं कहता हूँ, खुशाइंदा चीजें हैं कि जो बजाय हम बड़े सिटी में आए, वही जो हमारी रिक्वायरमेंट है हेल्थ की है, एजुकेशन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्टों में ये CM सभा की ये प्रायोरिटी है। उन्होंने जो अपनी प्रायोरिटाइज बनाई हुई लिस्ट, उसमें ये चीजें बनाई हुई हैं कि हमने उनको, उन सिटीजन्स को लोकल जगह पे ही हमने हर चीज जो है ना उनको देनी है, और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं यकीन जानी मैं ये कहता हूँ। अब मैं एक और भी एडिशन करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया है कि एग्रीकल्चर के ऊपर लिया है मरियम साहबा ने, किसान कार्ड बने। कल हम लोगों को कार्ड तकसीम कर रहे थे कि वो 1000 बच्चा इंटर्नशिप पे उन्होंने भर्ती किया है, जिनको यूनिवर्सिटी से जो फारिग हुए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनकी ड्यूटी लगी हो कि जिनके किसान कार्ड बने हुए हैं सारे उनको फॉलो अप कर रहे हैं, उनको लोगों को दे रहे हैं। इस तरह हाउसिंग के लिए, गरीब आदमियों के लिए जिनके 5 मरले या 10 मरले की जगह है, उनको 15-15 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, तमीर करें मकान या जो न करें। इस तरह सर मैं कहता हूँ हमारी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी हमारी यूज होती है, उसके ऊपर 60-60% तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सब्सिडाइज दे रही है। ट्रैक्टर्स के ऊपर 10-10 लाख रुपए की वो सब्सिडी पंजाब को दे रही है, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमोट हो, हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी इंपोर्ट कम हो, हम एडिबल। अब देखिए मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि बजाय हम मलेशिया से इंपोर्ट करें, कि हम पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अरबों डॉलर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि हम यहाँ सीड्स हैं, ऑयल जो है हमारा यहाँ ही प्रोड्यूस किया जाए, सनफ्लावर को प्रमोट करें, कैनोला को करें। तो ये एग्रीकल्चर में उन्होंने बेशुमार जो है ना फार्मर्स के लिए इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। तो उनकी प्रायोरिटी यही थी कि सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इन तीनों चीजों की प्रायोरिटाइज जो मैंने देखी है, उसका इम्पैक्ट जो है रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत जा रहा है। सिटीज में ऑलरेडी था, सिटी में लोग ऑलरेडी फैसिलिटी ले रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन की ले रहे हैं, मेट्रो की ले रहे हैं, लेकिन जो देहात के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमें हमारा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है, उसमें हमें ब्लास्ट। अब देखिए आप 30-30 हज़ार रुपये फी एकड़, यानी एक जिम्मेदार है उसके 5 एकड़ है तो उसको 1,50,000 रुपये 6 महीने के लिए फ्री ऑफ जो है ना मार्कअप, उसका लोन दे रहे हैं। 6 महीने के बाद वो अपनी फसल बेच शायद महबूब साहब तो ये फायदा होगा सर, बहुत प्यारी हैं। इजाज साहब,
भट्ट साहब ने, शायद महमूद भट्ट साहब ने जो मुस्लिम लीग की कारकर्दगी के हवाले से बात की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं खुद भी जब सरकारी दौरे पे जाया करता था मुल्तान, तो लाहौर से मुल्तान 7 साढ़े 7 घंटे लगते थे बाई कार जाने में। जब ये लाहौर मुल्तान मोटरवे बनी तो वो 7 साढ़े 7 घंटे का सफर 4 घंटे में हो गया। आधे रह गए सर। ठीक है। मैं जब सरकारी विजिट पर अपने इदारों के इंस्पेक्शन पे जाया करता था सियालकोट, तो 2.5-3 घंटे लगते थे। लाहौर सियालकोट मोटरवे की वजह से अब वो रास्ता जो है 1.5 घंटे का हो गया। इसी तरह नारोवाल का रास्ता जो है वो ये जो बता रहे हैं कि जब वो कनेक्ट होगा मोटरवे से तो वो तामीर हो जाएगा। शायद महमूद साहब ने जितनी बातें बताई हैं वो बिल्कुल, उनमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। नून लीग नवाज शरीफ साहब की क़यादत में तरक्याती एजेंडे पर काम करती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भट्ट साहब, ये क्या मैकेनिज्म है कि इमरान खान ने एक ईंट नहीं लगाई पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में। एक सूबे में जहां पर उनकी तीसरी मर्तबा हुकूमत कायम हो रही है, 1 इंच की सहूलत उन्होंने अपने सूबे के लोगों को नहीं दी। उसके बावजूद 2022 के इलेक्शन में जो 23 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट उनको ही मिले और केपी में भी उनकी दोबारा हुकूमत कायम हो गई। ये क्या मैकेनिज्म है, जरा बताएं। अच्छा, और वो सिर्फ 2 तोले की जुबान लगाते हैं इमरान खान साहब, और वो भी इफ्तराक और इंतशार की, और गंदापुर जैसे गंदे सियासतदान प्यादे उनके जो है वो चल पड़ते हैं और वो मामला आगे बढ़ते हैं। ये क्या मैकेनिज्म है? असल में वजह यह है कि आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले ये क्या था कि अगर आप पंजाब में देखें ना, तो पंजाब में अगर नवाज शरीफ की बार बार हुकूमत रही, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, तो उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने तवज्जो दी कि पूरी दुनिया में जब तरक्की होती है तो वो कहते हैं कि मुल्क इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं। तो तमाम जब ममालिक, जिन ममालिक की तरक्की की स्टडी की गई तो पता चला कि वहां सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया। नहीं भट्ट साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, वो तो जो हिकमत अमली नून लीग ने नवाज शरीफ साहब की वो कहते थे बहकावे में कैसे लेके आते हैं। सर आप सीधा बताएं, तो बहकावे में कैसे लेके आते हैं, लोगों को गलत ट्रैक में कैसे चलाते हैं, अच्छा शैतान कैसे बहकाते हैं, वो बताएं। मैं जानना चाह रहा हूं। मैं 1 मिनट में पूरा होने दें। देखिए, जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने ये, उसके बाद ओरेंट ट्रेन आपने देखा, मेट्रो देखा, ये सारी सहूलतें देखी। अब खान साहब की जब एंट्री करवाई गई, हुई नहीं, करवाई गई जब, और खान साहब को क्योंकि देखिए 1 सीट से 2 सीट, 2 सीट से एकदम इतनी बड़ी हुकूमत बनाना, तो उनको उनसे कहा गया कि ये जो इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तरक्की है, इसका आप कैसे टैकल करेंगे। तो इमरान खान साहब ने एक बयानिया दिया कि मुल्क में हमें ये जो कंक्रीट की इमारतें हैं, ये कंक्रीट की सड़कें हैं, ये ओरेंट ट्रेन है, ये नहीं चाहिए थी, हमें हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटी चाहिए थी। फिर उन्होंने गोरों की मिसालें दी कि फलां ने ये किया, यहाँ शाहजहां ने ताजमहल बनाया, गोरों ने अपनी बीवियों के नाम पे अस्पताल बना दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मुल्क में निजाम बनाऊंगा कि आपको हेल्थ एंड एजुकेशन में बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट मुकम्मल होते नजर आए। लेकिन जब 4.25 साल गुजर गए तो हमने देखा कि हमें पूरे पाकिस्तान में हेल्थ एंड एजुकेशन के प्रोजेक्ट कोई नजर नहीं आए। हमें जो स्टूडेंट, जो बेचारे जिनको पहले आवाम क्यों उसके पीछे है, सवाल यही है। आ रहा हूं ना कि उन्होंने 1 टके का काम नहीं किया किसी शोबे में भी, उन्होंने बावजूद पब्लिक पीछे लगी। इमरान खान साहब का असल में आप देखें कि आपको पता होता है कि जब शैतान को जन्नत से निकाला गया था तो उसके पास एक बयानिया ही था, उसने प्रैक्टिकली इंसानों को कुछ नहीं दिया। बाज लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली इंसानों को बहुत कुछ देते हैं, वो उनके लिए फलाही काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बाज लोग होते हैं जो शैतान के पैरोकार बन के कहते हैं कि हमने सिर्फ इंतशार फैलाना है और हमने सिर्फ बयानिया देना है। इन्होंने बयानिया दिया, आप देखें ना, मैं 3 या 4 बयानिया ले ले, मेरा हाल है दूसरी तरफ आप अरबों खरबों की तरक्याती फंड कामों को देख रहे हैं और एक तरफ आप दे रहे। क्या मैं आपको बताता हूं कि जी शहबाज जी कहते हैं जी हम तो भीख मांगे, हम भीख मांग के अपने मुल्क को चलाते हैं, तो ये तो हकीकत है, सब मानते हैं। लेकिन खान साहब क्या करते हैं कि जिस डोनाल्ड ट्रंप से वो कर्जा लेने जा रहे हैं, जिन ममालिक से वो कर्जा लेने जा रहे हैं, उनकी तरफ पांव रख के, तो उनकी तरफ पांव टांग पे टांग रख के जूता दिखा रहे हैं उनको। अब मैं आपकी इसकी मिसाल ये देता हूं कि आपके इलाके में एक ऐसा शख्स है जिसने आपका बहुत ही मुश्किल वक्त में
साथ दिया, आप डिफॉल्टर हो गए, आपके घर में खाने को कुछ नहीं था, उसने आपको 5 लाख रुपया दे दिया। अगले दिन आप उसके घर गए और उसके तरफ जूता करके जूते को आप हिलाते जा रहे हैं टांग पे टांग रख के, और उसको कहते हो मेरे साथ आराम से बात करना, नहीं तो मैं तुझे तू तू कह के बुलाऊंगा। अच्छा नाज़, मैं भट्ट अपने शायद महमूद भट्ट साहब, जनाब इजाज़ अहमद भट्ट साहब, जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारे मेहमानों की बातें बड़ी मालूमात अफरोज़ थी। नून लीग ने बहुत सारे काम किए, तरक्याती काम किए, कोई शक नहीं। अभी भी नून लीग की हुकूमत मरकज़ में और पंजाब में मरीम नवाज साहबा की हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के कामों में जुटी हुई है, लेकिन एक महाज पर नून लीग मुकम्मल तौर पे मुझे नाकाम नज़र आती है। वो क्या है कि वो इमरान खान के बयानिए का अभी तक तोड़ नहीं कर सकी, और भट्ट साहब का ये कहना है कि वो शैतानी बयानिया है। जो भी बयानिया है, अभी तक इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत 1 इंच काम भी कर नहीं सकी, 1 ईंट भी नहीं लगा सकी। उसके बावजूद अवाम को वो बेवकूफ़ अपने बयानिए के ज़रिए बनाकर आगे चलती जा रही है, और नून लीग उस बयानिए का तोड़ करने में अभी तक मुझे नाकाम नज़र आती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए नाज़रीन अपने में कारकर्दगी की बिना पर फिर वो देखेंगे ना लोग, जो आप बात कर रहे हैं ना, हम कारकर्दगी की बिना पर इस बयानी को गलत साबित करेंगे। दिस इज अवर नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।